हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था जो भी फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, दैट इज एब्जॉर्प्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो एक पार्ट पर पढ़ चुके हैं हम लोग एब्जॉर्प्शंस के बारे में। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कोई भी चीज हमने टेक इन किया अपने बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है कि जैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में तो रहेगा नहीं हमारा ड्रग्स, तो अब ये कहाँ तक जाएगा? कहीं ना कहीं जाएगा, ऑब्वियस। तो ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा हमारे टिश्यूज में जाएगा, कोई सेल्स में जाएगा, जहाँ पे इसको एक्शन करना है, टारगेट साइट तक जाएगा। तो एक प्रक्रिया, एक ये पहला फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है। दूसरा, ड्रग ब्लड से होके टारगेट ऑर्गेन तक जाए और टिश्यूज तक जाए, सेल्स तक जाए। तो इस एक प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सीधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहां जाना है वहां गया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये एक तरह का पैसिव प्रोसेस है जहाँ पे ड्रिवन फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस चीज के बीच में रहता है, ब्लड और एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज के बीच में। अब यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस के तहत डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प कर सकता है, कोई ट्रांसपोर्टर्स हेल्प कर सकता है एंड डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे मेन आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जैसे आपने बायोअबिलिटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, या एब्जॉर्प्शन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, वो पढ़े। तो यहाँ पे भी हमको फैक्टर्स ही मेन पढ़ना है। क्वेश्चन आपको यही आएगा कि डिफाइन व्हाट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बस 1 नंबर का, और 5 नंबर का या जो भी मार्क्स का आएगा बड़े वाले में, तो उसको फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो अब कौन कौन सा फैक्टर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित कर सकता है? तो पहला क्या है? लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपोफिलिक ड्रग्स जितने भी हैं, तो वो अगर लिपिड्स में सॉल्युबल है तो क्या होता है कि वो बहुत तेजी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो और दोनों वाइस वर्सा है, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब है कि वो ड्रग्स हमारा लिपिड सॉल्युबल है, मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा चीज आता है मॉलिक्यूलर साइज। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, तो ऑब्वियस उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में भी टाइम लगेगा। तो जितना बड़ा साइज होता है डिस्ट्रीब्यूशन उसका उतना स्लो होता है, क्योंकि पहले वो टूटेगा, देन आफ्टर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद आयोनाइजेशन है। तो ये डिफरेंट आयोनाइजेशंस है कि किस एक आयोनाइज्ड फॉर्म में ट्रैप हुआ है, ये डिपेंड करता है उस एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में, उस एक जगह का पीएच में। अब मान लीजिए हमारा स्टमक है, स्टमक एसिडिक मीडिया है, तो वहां पे अगर एसिडिक टाइप का अनआयोनाइज्ड ड्रग है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो हमेशा डिपेंड करता है उस एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में, वहां का पीएच क्या है उस पे। उसके बाद है सेलुलर बाइंडिंग। तो ड्रग्स जब भी बॉडी में जाता है तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज फ्री और दूसरा बाउंड। फ्री मतलब फ्री है वो, किसी के साथ बाउंड होगा, और दूसरा बाउंड क्या है, किसी के साथ बाउंड बाइंड किया हुआ है, किसी को पकड़ के रखा हुआ है, प्लाज्मा के साथ कर सकता है, प्रोटीन के साथ किया, किसी के साथ भी। तो ये जो बाउंड वाला ड्रग्स है वो रिजर्वियर का काम करता है, जैसे ही फ्री वाला खत्म हो जाएगा तो बाउंड वाला फिर फ्री बन जाएगा। ठीक है। तो अब और दोनों हमेशा एक्वेरियम में रहता है, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बाउंड है, फ्री खत्म हो गया तो फिर फ्री बचा ही नहीं, तो वहां से फिर बाउंड जो है फ्री के रूप में निकल जाता है, फिर अपना काम करता है नेक्स्ट। और ये जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स पे। वैसे ही हमारे टिश्यू बाइंडिंग है, जितने भी ड्रग्स है सबका अलग अलग एफिनिटी है। तो ड्रग्स को हमेशा टारगेट ऑर्गन के तरह ही डिजाइन किया जाता है। अब मान लीजिए जिनको ब्रेन में नहीं जाना है तो उस एक बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो सेम वैसे ही एफिनिटी हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू के लिए अलग अलग रहता है। उसके बाद ड्यूरेशन है। तो अभी हमने कहा कि बाउंड है, कोई भी चीज दूसरे से बाउंड किया हुआ है तो वो फ्री। फ्री वाला क्या है कि इजिली किसी के साथ जाके रिएक्ट कर लेगा, जाके कुछ भी कर लेगा। लेकिन जो बाउंड है, स्पेसिफिक जगह पे बाउंड है, रुका हुआ है, तो उसका थेराप्यूट, तो उसका ड्यूरेशन एक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो वहां से फ्री होगा उसके बाद अपना काम करेगा।
तो उसका जो हाफ लाइफ है या सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होता है बाउंड वाले का, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है कंपेरिजन टू फ्री वाले का। उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट है, तो सभी ड्रग्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी का थेराप्यूटिक इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बिसफॉस्फोनेट, तो ये कंपाउंड है जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपने पढ़ा होगा, एक डिजीज होता है कैल्शियम की कमी से, इधर विटामिन डी की कमी से या फॉस्फोरस की कमी से। तो इनमें क्या होता है कि हमारा जो बोन सेल है वो बहुत वीक और ब्रिटल हो जाता है, वहां से डेंसिटी कम होने लग जाता है। तो ये क्या करता है, जाके बोन मैट्रिक्स सेल पे जमने लग जाता है, बैठने लग जाता है और उसको मजबूत बनाता है। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट ये है इसका। यही दूसरी जगह क्या करेगा, सेल्स पे बैठने लग जाएगा तो सेल मेल फंक्शंस करने लग जाएगा। वैसे ही जितने भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी है, क्योंकि ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, ब्लड से दूसरे जगह पे जाएगा तो हर एक जगह पे जाता है, तो कुछ एक जगह पे जाके जमा हो जाता है टारगेट साइट के अलावा। तो टारगेट साइट के अलावा जहां पे भी डिपॉजिट होगा तो वो वहां पे क्या करेगा, कुछ एक मैल फंक्शंस कराएगा। अब आपके घर है, आपका रूम है, कोई एक दिन के लिए आया ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए आ जाए तो आपका जो भी फंक्शनिंग है उसमें मेल फंक्शन होगा, आप खुद में सही से नहीं रह पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे भी होता है। जैसे क्लोरोक्विनिन है, तो क्लोरोक्विनिन का यूज कहाँ है, जनरली मलेरिया के केस में दिया जाता है। अब मलेरिया को ठीक करने के लिए ये दिया गया, ये क्या किया जाके हमारे रेटिना पे जमा हो गया। रेटिना क्या करता है, देखता है। अब रेटिना पे इमेजेस नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड इमेजिंग होने लग जाएगा। वैसे ही टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन भी क्या करता है, बोन मटेरियल के साथ जमा हो जाता है या फिर हमारे टीथ के इनेमल्स पे बाउंड हो जाता है, तो कैरीज करने लग जाएगा या इनेमल्स को रिमूव आउट करने लग जाएगा। तो ये सब टॉक्सिक इफेक्ट्स है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जितने भी हमने देखा है ये ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स था। अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं। पहले वस्कुलैरिटी, तो वस्कुलैरिटी मतलब कि जब वहां पे कितने ज्यादा नर्वेटेड है वो वाले ऑर्गन्स। तो हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन में जल्दी ब्लड पास करता है, ऑब्वियस जो मस्कुलर ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा नर्व्स गया हुआ है, जहाँ बहुत ज्यादा आर्टरीज वार्टरीज गया हुआ है, तो वो ज्यादा प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन है, वहां पे जल्दी ब्लड जाएगा ऑब्वियस। उस कंपेरिजन में कि जो लेस परफ्यूज्ड है, तो जैसे कि सबसे ज्यादा परफ्यूज्ड ऑर्गन हमारा ब्रेन है, तो सबसे ज्यादा ब्लड जाने का कोशिश करेगा वहां पे, हर एक ड्रग वहां पहुंचने का कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे बैरियर लगा हुआ है, बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, तो हर एक ड्रग वहां क्रॉस नहीं कर सकता। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला वो क्या हुआ, हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन तक गया, उसके बाद वहां से फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया लो प्रोफ्यूज्ड एरियाज में, ठीक है। ये तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निक है, बट यहाँ पे डिमेरिट्स क्या है किसी किसी में। तो जैसे मान लीजिए, हम पहले भी जानिए, जो लिपिड सॉल्युबल है वो तेजी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम जान गए। तो अब जैसे कि मान लीजिए कुछ एनेस्थेटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल थायोपेंटिन सोडियम। तो थायोपेंटिन सोडियम क्या है कि एनेस्थेटिक्स है, तो इसको जैसे एनेस्थेशिया हम लिए, तो एनेस्थेशिया लिए तो ये क्या हुआ, हायर वास्कुलर ऑर्गन में गया, तो हमारे ब्रेन में गया, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में जैसे गया तो वहां पे ये एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हाईली प्रोफ्यूज्ड ऑर्गन से फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होके वो कहाँ पड़ा, लो प्रोफ्यूज्ड स्किन में जाना, उसको सभी जगह। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे और ऊपर से जो लिपिड सॉल्युबल है सभी लिपिड्स में जाएगा, हमारे फैट्स में जाएगा, एडिपोज टिश्यूज में जाएगा, तो वहां पे जाके रहेगा और बाइंड कर सकता है फैटी टिश्यू के साथ। तो अब वहां पे क्या है कि जो काम एनेस्थेशिया का हो भी गया, लेकिन फिर भी हमको 2-3 घंटे तक ड्रॉजीनेस फीलिंग आने लगता है, चक्कर जैसा या धुंधला दिखने लग जाता है, बस इसी कारण। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पे भी काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है कि जनरली हर एक ड्रग्स हर एक कंपार्टमेंट से अलग अलग तरीके से जाता है, और उनका ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग होता है, ये हमने पढ़ा था। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फेलिसिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये हमने पढ़ा था।
ठीक है। तो सभी ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग अलग है, और जो कंपार्टमेंट है वहां पे उनका जाने का भी तरीका अलग अलग है। तो अब इनको अलग अलग कौन करता है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए दो फिगर्स हमको दिख रहा है, दैट वन, ये हमारा ब्रेन का है। तो ये जो हमको हरा हरा दिख रहा है दैट इज ये वाला, तो ये हमारा क्या है? बैरियर है, बैरियर का काम करता है ये, मतलब कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। और दूसरा हमारा नॉर्मल कैपिलरीज है, जहाँ पे लिपिड सॉल्युबल रहे, लिपिड अनसॉल्युबल रहे, कोई भी इजिली जा आ सकता है दोनों। लेकिन अब यहाँ पे टाइट जंक्शंस की वजह से कोई भी ड्रग्स नहीं जा सकता है, ड्रग्स को बीबीबी को क्रॉस करना पड़ेगा, वैसा वाला ड्रग्स ही होना पड़ेगा जो इसको क्रॉस करे और उसके बाद जाए। ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे ब्रेन का है, क्योंकि अगर ब्रेन को पार नहीं करेगा, मान लीजिए कि कोई भी सिंपल सा ड्रग्स है उसको ब्रेन पार कर गया, जो नहीं जाना है, तो वहां पे केमिकल चेंजेस लाने लग जाएगा, हमारे न्यूरोट्रांसमिटर में बम्बार्डमेंट होने लग जाएगा, फिर जो ब्रेन अपने में काम नहीं करने लग जाएगा, इसीलिए वहां पे बैरियर लगा होता है। तो ब्लड बैरियर्स है। दूसरा है प्लेसेंटल बैरियर्स। अब जो मदर एंड बच्चे के बीच का एक रहता प्लेसेंटा, अब मदर को कोई बीमारी है, हाई बीपी, तो प्लेसेंटा को अगर कोई क्रॉस कर जाता है बीपी वाला दवाई, तो वो क्या होगा? बच्चे में चला जाएगा, बच्चे का बीपी को लो कर देगा। तो इसलिए वहां पे प्लेसेंटा में बैरियर्स रहता है, तो वो क्या करता है कि वो बैरियर्स बच्चे तक वो ड्रग्स नहीं पहुंचने देता, ताकि बच्चों में वो एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सके। ओके, तो वहां पे प्लेसेंटल बैरियर्स होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स लगे होते हैं। अगर बच्चे तक जो दवाई पहुंचाना है, तो वो ड्रग्स को वैसे ही डिजाइन किया जाता है कि उसका टारगेट साइट रहेगा कि प्लेसेंटल बैरियर को वो क्रॉस कर जाए। ठीक है। वैसे ही ड्रग्स जैसे कि हमारा मेनिंजाइटिस होता है, तो अब वो वहां पे क्या होता है? ब्लड बैरियर को क्रॉस करेगा तभी हमारे मेनिंजेस तक जाएगा। तो वहां पे जो भी ड्रग्स बने होते हैं वो हमारे ब्लड बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं। अब प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है, जैसे हम लोग को ट्रांसपोर्टर्स के बारे में जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे हमको बस वस चाहिए होता है, तो वैसे इन लोग को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई को ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है, एज लाइक बस टैक्सी टाइप का। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं हमारे बॉडी में जो इनको वैसे लेके जाता है, और सभी का अलग अलग फंक्शनिंग है। जैसे कि मान लीजिए एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन प्रोटीन है, हम जानते हैं ग्लोबिन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, सभी प्रोटीन है। प्रोटीन वाले चैप्टर्स में हम क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। और एल्बुमिन सिंपल प्रोटीन है और बहुत ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में। लेकिन इसका दिक्कत क्या है कि एसिडिक ड्रग्स के लिए इसका बहुत एफिनिटी है, बहुत क्रस है इसको एसिडिक ड्रग्स के लिए, बहुत चाह रहा है एसिडिक ड्रग, लेकिन कैपेसिटी उसको कैरी नहीं कर सकता, कैपेसिटी उसका बहुत कम है। जैसे कि मान लीजिए कि ले नहीं जा पाएगा, और दो ही एसिडिक ड्रग्स को दो ही साइट है ले जाने के लिए। इसी का जस्ट रिवर्स में, इसको बिल्कुल भी एफिनिटी नहीं है बेसिक ड्रग्स के लिए, लेकिन इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है बेसिक ड्रग्स को ले जाने के लिए। तो अब जो एसिडिक ड्रग्स है उसको क्या किया, एफिनिटी बहुत ज्यादा है तो एल्बुमिन उसको ले लिया और लेके जाना चाहेगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो सारे को नहीं ले जा पाएगा। वैसे ग्लोबुलिन्स है तो वो हार्मोन्स या विटामिन जो भी है उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। ग्लाइकोप्रोटीन है तो वो बेसिक ड्रग्स के साथ मेनली बाइंड अप होता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वैसे लिपोप्रोटीन है तो कुछ ड्रग्स के साथ लिपोप्रोटीन, सभी का अलग अलग फंक्शनिंग है। उसके बाद फ्री एंड अनबाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग्स है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी दो फॉर्म में ड्रग्स हमारे बॉडी में जाता है, एक फ्री एंड दूसरा बाउंड फॉर्म में। तो बाउंड जाके किसी के साथ बाउंड हो जाता है, जो फ्री रहता है वो इक्विलिब्रियम में किसी के साथ रिएक्ट करके मेटाबॉलिज्म में बन के हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो जो बाउंड वाला होता है उसका टाइम एक्शन ज्यादा देर होता है, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। ऐसा नहीं कि फ्री खत्म हो गया तो फिर बाउंड वाला फ्री में आ जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो बाउंड वाला जो है वो रिजर्वियर्स के तरह काम करता है। उसके बाद एक आता है ड्रग इंट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज खा ले रहे हैं हम, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ही सर्टन केमिकल्स है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और उसका कुछ इफेक्ट देने लग जाता है। जैसे कि इससे पहले ही सोशल फार्मेसी में हमने पढ़ा वारफरीन एंड विटामिन के। अगर आपने विटामिन के वाला कोई फूड खा लिया, ठीक है, आपको नहीं पता, आपने अलग से सप्लीमेंट नहीं लिया,
विटामिन के रिच फूड खा लिया और वारफरीन आप साथ साथ यूज कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वारफरीन एंटीकोगुलेंट है और विटामिन के जो है हमारा कोगुलेशन के लिए फैक्टर को रिलीज करता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। फिर क्या होगा, ड्रग इंट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं ड्रग्स का, तो एलर्जीज, कुछ अलग सिम्टम्स दिखने लग जाएगा। वैसे ही क्या है कि सल्फोनामाइड्स हमारा क्या करता है, बिलीरुबिन के साथ बहुत ज्यादा बिलीरुबिन डिस्प्लेस्ड हो जाता है बॉडी में, तो बेबीज में जॉन्डिस दिखने लग जाता है। हो सकता है किसी ड्रग्स का ज्यादा एफिनिटी है दूसरे ड्रग्स की तुलना में, तो वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैसे ही हायर कंसंट्रेशन का ड्रग है तो लोअर कंसंट्रेशन को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना तेजी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जिसका मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो हर एक कंपार्टमेंट में तेजी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिसका कम है तो वो एक ही कंपार्टमेंट में रहेगा, दूसरे पे नहीं जा पाएगा। उसके बाद थेराप्यूटिक इंडेक्स आता है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स फार्माकोलॉजी में रहता है, सेफ्टी मार्जिन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कितना कंसंट्रेशन तक ड्रग सेफ है आपके लिए। मतलब जनरली क्या होता है ना, पॉइजन और ड्रग्स में डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेशन का। अगर आप थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन में दे रहे हैं तो आपके लिए इफेक्टिव है, अगर उससे ज्यादा कहीं दे रहे हैं तो लीथल डोज बन जाता है। तो सेफ्टी मार्जिन कब तक कितना है, तो जितना ज्यादा ऐसा थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा उसका ज्यादा ड्रग सेफ होगा, लार्ज कंसंट्रेशन में भी ड्रग सेफ होगा। उसके बाद रिजर्वियर है कि कहाँ कहाँ जाके स्टोर होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारा। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, कितना लेके जा रहा है हमारा लीवर, मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है। एडिपोज टिश्यू हो गया, लिपोफिलिक के लिए, ड्रग्स के लिए रिजर्वियर है। तो ऐसे ही ये सब है। उसके बाद मिसलेनियस कुछ फैक्टर्स है, जैसे ईच भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट वे में करता है। जैसे कि टोटल बॉडी कंटेंट, मान लीजिए जो लिपोफिलिक नहीं है ड्रग्स, लिपोफोबिक ड्रग्स है, तो अब जो फोबिक है उसको लिपिड से डर लग रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वाटर में कंटेंट में जाएगा। तो वाटर कंटेंट किसमें ज्यादा है, तो इन्फेंट जो नया जब नवजात बच्चा है वो देखेंगे कि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसका 10 दिन बाद वेट कम हो जाता है। तो आदमी परेशान हो जाता है कि वेट क्यों कम हुआ, क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, वो वाटर सूखता है तो बच्चे का वेट कम हो जाता है। तो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है इन्फेंट्स में, तो अगर उसको, तो बच्चों के लिए क्या होगा, लिपोफिलिक फोबिक टाइप का ड्रग्स देना पड़ेगा। वैसे फैट कंटेंट ज्यादा रहता है इन्फेंट और एडल्टली में, तो उनको वैसा ड्रग्स देना पड़ेगा। तो ये सब मिसलेनियस फैक्टर हैं जो जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। अगर कोई फैट्स वाला ज्यादा ले रहा है तो उसका फैटी एसिड लेवल ज्यादा बढ़ गया है तो लिपोफिलिक ड्रग्स ज्यादा इजिली बाइंड करेगा, और जो दूसरे टाइप का है लिपोफोबिक टाइप का ड्रग्स है तो वो इजिली बाइंड नहीं करेगा। प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो बढ़ जाता है। प्लेसेंटा यूट्रस का ग्रोथ हो जाता है, प्लेसेंटा का ग्रोथ हो जाता है, इससे क्या होता है कि विडी बढ़ जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। कुछ एक डिजीज कंडीशंस है जो डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट करते हैं, सभी कुछ अलग अलग वे में अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हमको इतना ही पढ़ना था फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।